किसी नए बंदोबस्त का इंतजार। तहरीर नुसरत जावेद। जनरल ज़िया के लगाए मार्शल लॉ ने कामिल 8 बरसों तक नफसियाती जंग के तमाम हरबे इस्तेमाल करते हुए हम जिल्लतों के मारों को रियासती बयानिए की बाबत सवालात उठाने के नाकाबिल बना दिया तो 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाब का इनेकाद हुआ। इसकी बदौलत जमहूरी बंदोबस्त का झांसा देते सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों जैसे इदारे बहाल कर दिए गए। उनकी बहाली से कब्ल मगर जनरल साहिब ने कौम से बराह रास्त खिताब किया। इसके दौरान वाज़े अल्फाज में समझाने की कोशिश की कि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं कर रहे। असम्बलियों तक पहुंचे अफराद अवामी मसाइल हल करने के अमल में मेरे और मेरे रुफ़क़ा के फ़कत शिराकतदार होंगे। 2% का जवान रिपोर्टर इस फ़िक्रे की अहमियत समझ न पाया। नो मुंतखब कौमी असम्बली की हल्फ बर्दारी की तकरीब में पेशा वराना जिम्मेदारी की वजह से शरीक हुआ तो पहली बार किसी मुंतखब ऐवान का रुकन बने निस्बतन जवान अफराद की अक्सरियत से तारुफ और गुफ्तगू के बाद महसूस हुआ कि वो अपनी खुद मुख्तारी दिखाने को मचल रहे हैं। स्पीकर के इंतखाब ने उन्हें इस ख्वाहिश के भरपूर इजहार की सहूलत फराहम कर दी। मुंतखब पार्लिमान के अहिया से कब्ल जनरल साहिब कई बरसों तक अपने नामजद करदा साफ सुथरे सियासतदानों पर मुश्तमिल मजलिस शूरा के जरिए मशावरत की फिजा बनाए हुए थे। ख्वाजा आसिफ के वालिद सफदर मरहूम इस इदारे के चेयरमैन थे। जनरल साहिब का हुक्म था कि उन्हें नौ मुंतखब असम्बली का स्पीकर भी मुंतखब किया जाए। खुद मुख्तारी को मचलते अराकीन असम्बली ने मगर सैयद फ़खर इमाम को उनके मुकाबले में खड़ा कर दिया। बिलाखिर उनकी जीत ने हमें इस गुमा में मुब्तला कर दिया कि गेंद जनरल ज़िया की गिरफ्त से निकलना शुरू हो गई है। बाद अज़ां जनरल साहिब ही के नामजद करदा वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोनेजो ने भी कई हैरान कुन पेश कदमियों की बदौलत मज़कूरा गुमा को हकीकत की सूरत फराहम करना शुरू कर दी। खुद मुख्तारी की फ़िज़ा मगर 3 बरस भी कायम न रह पाई। मई 1988 में जनरल ज़िया ने अपने ही तश्कील करदा बंदोबस्त को नाअहल और बदउनवान करार देते हुए सलेट पर चाक से लिखे हर्फ की तरह मिटा दिया। मज़कूरा बंदोबस्त से नजात के बाद वो वतन अजीज़ में हकीकी इस्लाम नाफिज करना चाह रहे थे। अगस्त 1988 के फ़िज़ाई हादसे ने मगर उसकी मोहलत ना दी। आने वाली ते पर वापस आते हुए पुराने बंदोबस्त ही को बहाल करना पड़ा। नए इंतखाब हुए। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब करवाने का सबब हुए। इख्तियार मगर उन्हें भी नसीब नहीं हुआ। उनकी निगरानी के लिए अफसरशाही से उभरे गुलाम इसहाक खान को ऐवान सदर पहुंचा दिया गया। आईनी एतबार से वो जनरल ज़ियाउल हक जैसे ही बाइख्तियार थे। फौजी वर्दी पहने बगैर भी मुंतखब असम्बलियां तोड़ने का हक रखते थे। इस हक को उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की पहली हुकूमतों को फारिग करने के लिए बेरहमी से इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ की पहली हुकूमत बरतरफ हुई तो वो मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा का अहद बांधते हुए अवामी हिमायत की तलाश में मुतहर्रिक हो गए। जस्टिस नसीम हसन शाह की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस ज़िम्न में आईनी और कानूनी कुमक फराहम की। गुलाम इसहाक खान की फारिग करदा कौमी असम्बली बहाल कर दी गई। नवाज शरीफ मगर उसके बावजूद अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल न कर पाए। काकड़ फार्मूले को बरोए कार लाना पड़ा जिसके नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म के मनसब पर लूट आए। इसके बाद जो होता रहा वो हालिया तारीख़ है। से दोहराने से क्या हासिल। लंबी तमहीद के बाद मिगदी गिल की जानिब बढ़ने को तरजीह दूंगा। गुज़श्ता 30 बरसों के दौरान हुकूमती बंदोबस्त के हवाले से जो तमाशे देखे हैं उनकी बदौलत दरियाफ्त हुए चंद असबाक अब मेरी जिबिल्लत का हिस्सा बन चुके हैं। जो सीखा इसमें अहम तरीन यह हकीकत भी है कि मेरे और अब जैसे आम पाकिस्तानियों का हुकूमती तब्दीलियों में रत्ती भर हिस्सा भी नहीं होता। रिवायती और सोशल मीडिया में ज़हन साज तसव्वुर होते अवाम में मकबूल तरीन सहाफ़ी भी इस ज़िम्न में मुअस्सर किरदार अदा नहीं करते। लोगों के ज़हनों में पहले से मौजूद ख्वाहिशात और तासुबात ही को दिलेरी से बयान करते हुए स्टार बन जाते हैं। रियासत के दायमी इदारों की राय पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज मेरे तजुर्बे के मुताबिक मुख्तलिफ धंधों के इजारादार सेठ होते हैं। सियासी जायचे तैयार करते हुए इनकी आनियों जानियों पर निगाह रखना लाजमी है। गुज़श्ता महीनों से इजारादार सेठों का मखसूस गिरोह इस्लामाबाद के ताकतवर तसव्वुर होते ड्राइंग रूमों में शहबाज शरीफ की क़ियादत में कायम हुई हुकूमत से बेजारी का इजहार करना शुरू हो गया था। दिवालिया
دیوالیہ کی دہائی در حقیقت ان کی سرگوشیوں میں ہوئی گفتگو کی بدولت نمودار ہونا شروع ہوئی تھی۔ اپنے خیالات کا اب وہ برملا اظہار کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ حال ہی میں ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس کی تفصیلات اخبارات میں آ چکی ہیں۔ میری اب سے التجا ہے کہ وقت نکال کر ان پر سنجیدگی سے غور کریں۔ آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ بازار میں رونق لگانے کے کلیدی کردار تصور ہوتے اجارہ دار سیٹ حکومت پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ IMF کو مزید اوڑی نہ دکھائے، پاکستانی روپے کی قدر کو بازار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، بجلی اور گیس کے نرخ بڑھا کر عالمی معیشت کے نگہبان ادارے کو اطمینان دلایا جائے۔ وہ مطمئن ہو گیا تو ہمارے ساتھ 2019 میں طے ہوئے بندوبست کو بحال کر دے گا، ہماری امداد کے لیے روکی رقم کا اجرا ہو جائے گا۔ وہ رقم جاری ہو گئی تو دیگر عالمی مالیاتی ادارے بھی مہربان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ برادر ممالک بھی اس کی بدولت پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کے وعدوں کو عملی صورت فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات لیتے نظر آئیں گے۔ جو فضا بنائی جا رہی ہے، شہباز حکومت اس کا مؤثر توڑ ڈھونڈنے میں قطعاً ناکام ہے۔ عمران حکومت کو ہٹانے کے بعد اقتدار سنبھالنے اور اس سے چپ کے رہنے کی ضد نے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک پہلے ہی غارت کر دیا ہے حکومت سے، مگر اب بھی تقاضا ہو رہا ہے کہ وہ منی بجٹ لائے اور اس کے ذریعے مزید محاصل کا حصول یقینی بنائے۔ بجلی اور گیس کے نرخ بڑھانا بھی لازمی تصور ہو رہا ہے۔ میں ہرگز سمجھ نہیں پا رہا کہ منی بجٹ شہباز حکومت موجودہ قومی اسمبلی سے کیسے منظور کروا پائے گی۔ عمران خان صاحب نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد ان دو صوبوں میں انتخابی عمل کا اپریل میں ہونا تقریباً یقینی بنا دیا ہے۔ مہنگائی کا ایک اور سیلاب یقینی بنانے والے منی بجٹ پر انگوٹھے لگانے کے بعد حکومتی نشستوں پر بیٹھے اراکین قومی اسمبلی کس منہ سے اپنی جماعتوں کے نامزد کردہ صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں کے لیے ووٹ ماننے جائیں گے۔ منی بجٹ سے مفر بھی لیکن اب ممکن نظر نہیں آ رہا۔ گیم یقیناً شہباز شریف کی قیادت میں کھڑے کیے حکومتی بندوبست کے ہاتھ سے پھسلنا شروع ہو گئی ہے۔ اسی باعث میں کسی نئے بندوبست کا سنجیدگی سے منتظر ہوں۔